शिक्षण विधियों से संबंधित अपनी श्रृंखला के दूसरे भाग में हम कुछ अन्य शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न विषयों में बहुतायत से प्रयोग की जाती हैं। जैसे एक शिक्षण विधि जो आपके लिए नई होगी वो है जैसे टीम टीचिंग या समूह शिक्षण। तो यह शायद आपका इससे पाला ना पड़ा हो। इसमें यह होता है कि एक ही विषय वस्तु को 2 या 3 शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए इतिहास में पढ़ाना है हड़प्पा सभ्यता का कैसे विकास हुआ, तो इसमें अगर आपके सामने एक पुरातत्व का भी शिक्षक हो जो यह बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कैसे हुई, उसकी क्या विशेषताएं थी, विभिन्न चरणों में उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही और जो विभिन्न स्थल मिले उसकी क्या विशेषताएं थी, या मान लीजिए और दूसरी बात उसके साथ उसका भूगोल का भी अध्यापक हो जो आपको बता सके कि यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और यह कौन सी परिस्थितियाँ थी कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता महाराष्ट्र से लेकर और सुदूर जम्मू कश्मीर तक या इधर मेरठ से लेकर और पूरा पंजाब या अफ़गानिस्तान तक विकसित हुई। तो 2 या 3 अध्यापकों के साथ जब समूह में पढ़ाया जाता है तो इसको समूह शिक्षण या टीम टीचिंग कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में, भूगोल में या और बहुत सारे विषयों में आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। टीम टीचिंग की विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न एक ही विषय में आपको अलग अलग विशेषज्ञों से विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है और आपको उससे सीखने में ज़्यादा आकर्षक और सुविधाजनक भी लगता होगा कि आपको किसी विषय के संबंध में 2 या 3 विशेषज्ञों द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा जो एक दूसरी महत्वपूर्ण विधि आपके सामने है, खासकर गणित में या विज्ञान में या और विषयों में आती है, जैसे विश्लेषण और संश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि विश्लेष यानी अलग करना। तो अगर किसी एक विषय वस्तु को बांटकर हम उसको विभिन्न अंशों में बांटकर जब अध्ययन करें और उसकी विशेषताओं को जानें तब उसको विश्लेषण कहते हैं। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, या जैसे आजकल चल रहा है कि कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब विधियों को या गणित में भी इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है कि जब हम कोई प्रश्न हल करते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में जो दिया गया है वह एक मूर्त वस्तु है, उसी से हम जो नहीं दिया गया है अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। तो प्रश्न में यह देखा जाता है कि क्या दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है। तो विश्लेषण वह प्रक्रिया है कि जिसमें हम अंशों में किसी भी प्रश्न को, समस्या को या प्रश्न को बांटकर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। और इसी की पूरक विधि के तौर पर संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। संश्लेष मतलब जोड़ना। तो संश्लेष में जैसे हम विश्लेषण में समस्या को जिन अंशों में बांट देते हैं, संश्लेषण में समस्या के उसी सारे पक्षों को आपस में सकारात्मक रूप से जोड़कर समस्या का समाधान कर लिया जाता है। तो यह संश्लेषण विश्लेषण की पूरक विधि है और जिसके द्वारा हम किसी समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। तो विश्लेषण और संश्लेषण प्रायः साथ में प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। अगर हम किसी समस्या को अंशों में बांटकर उसको आपस में जोड़ नहीं पाते हैं तो हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे। जैसे कोई मैकेनिक है, वह स्कूटर का सारा पुर्जा बनाने के लिए वो खोल डाला और पता चल रहा है कि उसको जोड़कर वह स्कूटर स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, तो इसका अर्थ है कि वो संश्लेषण करने में सक्षम नहीं है। तो विश्लेषण और संश्लेषण साथ में प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं
जो गणित में और विषयों में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा जैसे प्रोजेक्ट विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका भी प्रायः सभी विषयों के पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा होगा, एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। प्रोजेक्ट विधि एक ऐसी विधि है जिसको एक शिक्षा दर्शन ने जन्म दिया, जैसे प्रयोजनवाद ने। प्रोजेक्ट को हिंदी में योजना विधि, परियोजना विधि या प्रायोजना विधि भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक ने किया। किलपैट्रिक कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वह ऐसा कार्य है जो एक स्वाभाविक सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। या स्टीवेंसन ने उसको परिभाषित किया कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक सामाजिक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। तो प्रोजेक्ट के मूल में कोई समस्या होती है। तो प्रोजेक्ट कब किया जाता है कि जैसे पढ़ने के दौरान शिक्षक कक्षा में कोई समस्या क्रिएट करता है और इसी समस्या के संबंध में वह छात्रों को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग पढ़ते थे तो प्रायः किताबों में प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग नहीं के बराबर था। किसी शिक्षक ने इस पर होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन आप देखते हैं कि अभी जो आधुनिक किताबें NCERT या अन्य जो यूपी बोर्ड की वगैरह भी आती हैं, उसमें कक्षा 6 से ही बल्कि और शुरू से ही प्रोजेक्ट का प्रयोग शुरू कर दिया गया है कि छात्र स्वयं क्रिया करके या खोज करके या प्रोजेक्ट को पूर्ण करके वह एक अस्थायी ज्ञान प्राप्त करें। इससे छात्रों में आत्मविश्वास भी आता है, स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता का विकास भी होता है और वह आत्मनिर्भर भी बनता है। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वह है समस्या। सबसे पहले हमको समस्या क्रिएट करना आना चाहिए, यानी समस्यात्मक परिस्थिति का निर्माण करना जिस पर प्रोजेक्ट हम कर सकें। उसके बाद प्रोजेक्ट के संबंध में हमको योजना बनानी पड़ती है कि प्रोजेक्ट को कैसे हम संपादित करेंगे, कौन सी विधियों का प्रयोग होगा, उसके लिए आंकड़े कहाँ से लिए जाएंगे और इसका अध्ययन कहाँ से किया जाएगा। योजना का उसके बाद क्रियान्वयन किया जाता है। योजना पर कार्य करके उसे समाधान की ओर बढ़ाना उसका क्रियान्वयन है। और उसके बाद जो भी कार्य हम प्रोजेक्ट विधि द्वारा करते हैं, अंत में उसका मूल्यांकन भी किया जाता है कि प्रोजेक्ट सफल रहा कि असफल रहा, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या कमियां थी और उसमें कैसे अधिक सुधार लाया जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि यह जो है छात्र केंद्रित विधि है, जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहकर सीखता है। शिक्षक उसका समय समय पर मार्गदर्शन करता है और छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाता है और उससे सीखा हुआ ज्ञान बिल्कुल अस्थायी होता है। तो यह एक आधुनिक विधि है जो प्रयोजनवाद की देन है कि जो छात्रों को स्वयं प्रयोग करके या स्वयं अनुभव करके या स्वयं क्रिया करके एक सामाजिक वातावरण में सीखने पर बल देती थी। तो प्रोजेक्ट विधि एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है जिसका प्रयोग प्रायः सारे विषयों में एक महत्वपूर्ण विधि के तौर पर किया जाता है। तो प्रोजेक्ट के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं, जैसा अभी बताया भी कि सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट हेतु समस्या का निर्माण करना, और दूसरा है कि प्रोजेक्ट को हल करने की योजना बनाना, प्रोजेक्ट की योजना का क्रियान्वयन करना, इसका तीसरा पद है कि योजना का किस तरह से हम क्रियान्वयन करेंगे, और चौथी विधि है कि प्रोजेक्ट को हम किस प्रकार उसका मूल्यांकन करेंगे। प्रोजेक्ट के अंत में मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है, उसी से हमको अपने प्रोजेक्ट में सफलता और असफलता का ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो प्रोजेक्ट विधि एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है जिसका अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रोजेक्ट विधि के अलावा एक और महत्वपूर्ण विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि या सुपरवाइज स्टडी मेथड। निरीक्षित अध्ययन विधि भी प्रायः प्रयोग प्रदर्शन विधि और विधियों की तरह ही है,
कि जिसमें शिक्षकों के नियंत्रण में छात्र किसी विषय के बारे में शिक्षक के नियंत्रण में अध्ययन करते हैं। तो इसमें शिक्षक छात्रों को अपने विषय वस्तु के बारे में निरीक्षण करके बताता है और उसके विषय में विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे छात्र स्वयं सक्रिय रहकर सीखते हैं और निरीक्षण द्वारा अपनी इंद्रियों के माध्यम से आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर इन सब से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यह एक सीखने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है और जिसका प्रयोग विज्ञान में, इतिहास में, भूगोल में, बहुत सारी विधियों में सफलतापूर्वक किया जाता है। इसके अलावा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि जो अभी स्मरण हो रही है वह है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, अभिक्रमित अनुदेशन मेथड। अभिक्रम की अंग्रेजी आपने बहुत आयत में सुनी होगी, प्रोग्राम। जैसे आप सीरियल देखते हैं तो एक भाग देखते हैं, फिर अगला भाग या उसका अगला भाग। तो इसी तरह से जब शिक्षण सामग्री को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करके ऐसे कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहकर सीखता है या ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, यह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, जो यह मानती है कि क्रिया द्वारा या स्वयं अनुभव द्वारा अस्थायी ज्ञान या अस्थायी अनुभव या अस्थायी अधिगम हमको प्राप्त होता है। तो इसमें छात्र पहले क्रिया करता है, क्रिया द्वारा उसको पुनर्बलन मिलता है और पुनर्बलन द्वारा हम उसको बार बार दोहराते हैं और सीख जाते हैं। तो यह एक सीखने की ऐसी विधि थी जैसे कंप्यूटर आधारित अनुदेशन या शिक्षण मशीनों का प्रयोग या शिक्षण तकनीक में व्यवहार तकनीकी के प्रयोग में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी साबित हुआ। तो यह सिद्धांत यह बताता है कि छात्र स्व अनुदेशन द्वारा यानी शिक्षक के अनुपस्थित में भी कैसे स्वयं अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं और अपने को बेहतर बना सकते हैं। इसके तमाम शिक्षण सूत्र भी हैं या सिद्धांत भी हैं, जैसे अंशों का सिद्धांत। इसमें विषय वस्तु को अंशों में बांटकर पढ़ा जाता है। या स्वगति से सीखने का सिद्धांत, इसमें हर छात्र के सीखने की गति अलग अलग होती है। या पृष्ठपोषण का सिद्धांत, तो इसमें सीखी गई विषय वस्तु पर छात्रों को तुरंत पृष्ठपोषण देने पर बल दिया जाता है। तुरंत पृष्ठपोषण देने से यह होता है कि छात्रों को मतलब अपने जो उन्होंने पढ़ा है या जो जाना है उसको तुरंत अपने प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है, फीडबैक प्राप्त हो जाता है, जिससे वह अपने आप को सुधार सकते हैं और यह फीडबैक उनको प्रेरणा देने का या पुनर्बलन देने का भी कार्य करता है। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अनुदेशन यह एक स्व अनुदेशन की भी विधि है, जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय रह के सीखता है। अभिक्रमित अनुदेशन बहुत प्रकार का होता है, जैसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो स्वयं स्किनर ने दिया था, जिसमें यह एक बाह्य प्रोग्रामिंग है, जिसमें जो भी अनुदेशन की विषय वस्तु है उसको एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, रेखीय क्रम में, और छात्र प्रत्येक पद में निपुणता प्राप्त करके आगे बढ़ता जाता है और ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अलावा साखी अभिक्रमित अनुदेशन और मैथेटिक्स, इसकी दो और विधियां हैं। तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन में हम एक ब्रांचिंग के तौर पर प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। यह आंतरिक प्रोग्रामिंग है, जिसमें हर छात्र अपनी गति के अनुसार प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। इसको देने का श्रेय है थॉमस एफ गिलबर्ट को है। इसके अलावा नॉर्मन ए क्राउडर ने एक नया
शैक्षिक अनुदेशन की विधि दी थी, जिसको मैथेटिक्स कहा जाता है, और यह भी एक अभिक्रमित अनुदेशन की विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन आधुनिक शिक्षण विधियों में, जिसमें शिक्षक की अनुपस्थिति के बिना छात्र को सीखना या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बहुतायत में प्रयोग की जाती है, और जिसके जरिए छात्र स्वयं, जैसे कंप्यूटर में या तमाम प्रोग्राम में या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में इस विधि के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक विषयों में या अन्य महत्वपूर्ण विषयों में इस विधि का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी शिक्षण विधियाँ विभिन्न विषयों में प्रयुक्त है, जिनका प्रयोग विभिन्न विषयों में उसकी उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। इस वीडियो को देखकर आप अपने सुझावों से, या और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या किसी और चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप सूचित करें। धन्यवाद।